कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। आजकल नेताओं के बयान वही है सुर्खियों में, हर वक्त, हर जगह, हर प्रदेश में। आपने नीतीश कुमार क्या बोल बैठे और उसके बाद क्या हंगामा हो रहा है बिहार में, वो आप देख रहे हैं। अब बात अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव का ज्यादा समय इन दिनों बीत रहा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी को लेकर वो कभी कुछ बोलते रहते हैं। चिरकुट नेता कांग्रेस पार्टी के, चालू पार्टी, धोखेबाज पार्टी, हमको धोखा दिया इस पार्टी ने, इस पर भरोसा मत करना। ये बातें तो चलिए हो गई। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, नीतीश कुमार के सामने माइक लगे हुए थे, सवाल पूछे जा रहे थे सामने से। अब सामने से एक ऐसा सवाल पूछ लिया गया कि नीतीश कुमार थोड़ा ताव में आ गए। माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव ने कहा कि अरे तुम कौन हो, तुम पत्रकार हो, काला चश्मा लगा करके आए हो, तुम तो बीजेपी के एजेंट हो। अब ऐसा क्या सवाल था जिस पर नीतीश कुमार इतना भड़क गए। अच्छा, फिर आगे नीतीश कुमार ये पूछ लेते, नाम बताओ अपना। अब वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये नाम आएगा पलट करके। अब आ गया तो बोले अच्छा ये नाम है तुम्हारा और ऐसी भाषा है तुम्हारी। तो आप सुनिए जरा क्या सवाल पूछा गया जिस पर भड़के, और उसके बाद पत्रकार का नाम सुनकर कैसे थोड़े से सुर अखिलेश यादव के बदले। लगा दो अखिलेश यादव टोटी चोर है। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं ऐसे मत बोल, चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत नहीं, गंदे सर, आपके पत्रकार। ऊपर नहीं आरोप कई बार नहीं लगे नहीं हैं, नहीं नहीं मैं पत्रकार, तुम्हें मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, पिछले तुम बीजेपी के एजेंट हो। सर। और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा ना लगाए होते तुम। सर पिछले इसकी फोटो खींचो जरा, पत्रकार खींचो फोटो। अपना नाम क्या है? नूर काजी हैं? पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। नूर काजी सर। वो है नूर काजी। मुस्लिम हो आप? जी सर। तो ये भाषा होगी मुस्लिम? नहीं सर, आरोप लगाए गए आपके ऊपर। नहीं गलत बात है, इतना झूठ मत बोलो। अगर इस तरह के आदमी पत्रकारिता करेंगे तो बिके हुए लोग हैं भाई, बिके हुए लोगों को मत आप बुलाया करो। पिछले चुनाव और सुनो, सुनो बेटा, सुन इधर सुन। ये जो बोल रहा है मुझे नहीं पता पत्रकार है कि नहीं है। अगर मैं मान लेता हूँ ये पत्रकार है, ये बताओ, यही तो लड़ाई है सामंतवादी और मनुवादी की। शांत रहे। वो समाजवादी की जगह फिर सामंतवादी भी बोल गए। बहरहाल अब ये देखिए, ये कुछ हुआ उनके साथ। राहुल जी, अब नेता क्या क्यों भड़क उठते हैं इतना और फिर गुस्सा पत्रकारों पर ही निकाल देते हैं? इनके साथ तो खैर खास तौर पे आजकल दिक्कत है। कांग्रेस ने जिस तरह से पटकनी दी है इनको, तो वो गुस्सा उनका निकल के आ रहा है। तो बीपी ज़रा बढ़ा हुआ है अखिलेश जी का, और उस कारण से जो गुस्सा है वो सब पे निकल रहा है। अब पत्रकार उसमें फंस गया है बेचारा, तो उस पर भी निकल गया है। दूसरा देखिए, एक सीरियस नोट पे मैं एक बात और कहूँगा, वो ये है कि पत्रकारों ने भी अपनी छवि जो है कहीं ना कहीं ख़राब की है। जब वो एक पर्टिकुलर पार्टी से बात करते हैं, दूसरी पार्टी से बात करते हैं, तो जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनको लगता है कि अगर ये मेरे खिलाफ कोई बात कह रहा है या कोई मुझसे तीखा सवाल पूछ रहा है, तो ये लगता है दूसरी पार्टी से की तरफ से आया हो। तो खैर ये एक छवि जो पत्रकारों ने बना दी है, वो भी एक किस्म में दिक्कत है। लेकिन दूसरा ये भी है कि राजनेता भी ये अब मानने लगे हैं कि हम ऐसा कहकर पत्रकारों को या एक पत्रकार को इस तरह से बेइज्जत कर हम जो है निकल सकते हैं आराम से। हम ये दबाव में लाने की कोशिश करते हैं सामने वाले पत्रकार को। ये होता है कि आप उसी के ऊपर जवाब देने की बजाय आप सीधे उसी के ऊपर कोई आक्षेप लगा दो। ये पहले भी होता था, लेकिन जो जिस तरह का अब भाषा इस्तेमाल करते हैं राजनेता पत्रकारों के लिए, वो शायद मुझे लगता है कि दिक्कत वाली है। लेकिन पहले भी ऐसा होता था कि जब हम इंटरव्यू कर रहे होते थे तो सामने जो राजनेता होते थे वो दबाव में लाने की तो कोशिश करते ही थे, और पत्रकारों को उसको काउंटर करना भी आता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो छवि हमने पत्रकारिता में आपस में बनाई है, वो भी एक दिक्कत नहीं। वो ठीक है, सवाल पूछने का लहजा आपका सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, ये बात तो ठीक है। अब लेकिन जिस बात पर वो भड़क उठे, हालांकि देखिए वो बात थोड़ी चुभने वाली तो थी। अब सच थी या गलत थी ये हम नहीं कह सकते। उन्होंने कहा, जो पूछ रहा था सवाल व्यक्ति, उसने कहा कि योगी आदित्यनाथ जो है आपके खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने कहा वो आपके लिए कह दिया टोटी चोर। ये बात उसने इस्तेमाल की। हम सब जानते हैं कि ये एक किस्म का स्लैंग है जो इस्तेमाल किया जाता है अखिलेश यादव के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने आगे की बात खुद बता दी तो पीछे की हमें बताने में कोई गुरेज नहीं। जब मुख्यमंत्री थे और इन्होंने जब अपना सरकारी बंगला छोड़ा, जिसमें अब योगी आदित्यनाथ रहते हैं वही बंगला, तब आरोप यह लगा था इनके ऊपर कि वहां जितनी भी फिटिंग्स थी घर की, वो सारी फिटिंग्स ये निकाल करके अपने साथ ले गए थे। इवन जो बाथरूम के अंदर लगे हुए टैप्स थे, नल थे, वो भी वहां मौजूद नहीं थे, पाए नहीं गए थे जब वहां अफसर पहुंचे।
अगले मुख्यमंत्री के लिए सब कुछ सेट करने के लिए। तब ये बात उठी कि भाई अखिलेश यादव जो है वो सरकारी बंगले में सरकारी पैसे से लगा सारा सामान निकाल करके ले गए, जिसके बाद हालांकि ये भी उनकी तरफ से सफाई आई थी कि उस घर में रीडेकोरेशन का या जो इंटीरियर का जो काम हुआ था वो अखिलेश यादव ने खुद कराया था, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। क्या सच है ये हम नहीं कह सकते। यही बात उसने आज पत्रकार ने बोल दी कि योगी आदित्यनाथ ने यही इल्जाम आपके ऊपर लगाया था, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं, मुझे लगता है कि अब जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम पर बहुत चर्चा हो चुकी है और बाद में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है समाजवादी पार्टी या खुद अखिलेश की तरफ से सफाई भी दी गई थी कि भाई हम अपना सामान लेके गए थे। लेकिन अगर कोई पत्रकार कहीं चुनाव के दौरान ये पूछ रहा और हम ये मान लें, हम एक क्षण को मान लें कि वो बिल्कुल गलत बोल रहा था, तो एक मुख्य जो दल है राजनीतिक देश में, देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हो, जिसकी पार्टी अभी अगुआ नेता के तौर पर दिख रही हो, उसका नेता इस तरह से बात करेगा ये किसी को कल्पना नहीं। लेकिन अखिलेश जी का ये एक तरह से कहें कि अब ये उनका एक स्टाइल हो गया है। वो किसी को भी अगर उनके खिलाफ कोई सवाल पूछता है तो तुरंत तो कहते हैं कि अच्छा तुम भाजपा के एजेंट हो क्या, भाजपा से मिले हुए हो क्या। अब ये टीवी की बहस में पार्टियों के प्रवक्ता कहते हैं तो ये तो सामान्य चलन हो गया है, उनको जब कुछ नहीं सूझता तो ये कह देंगे। लेकिन अगर नेता ही कहने लगे तो फिर मुश्किल बढ़ती है। और चलिए वो कह दिया, ठीक है, इस पूरी बातचीत को आप देखिए, अखिलेश यादव कितनी बार असहज हुए। जब उनसे सवाल पूछा गया वो असहज हुए, उसके बाद बेटा बेटा कहकर वो बात कर रहे हैं, फिर वो धमकी वाले अंदाज में आ जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि महंगा और नकली रेबैन का है तो महंगा होगा, लेकिन नकली रेबैन भी महंगा होता है, अखिलेश जी बता रहे हैं। फिर वो समाजवाद को सामंतवाद कह दे रहे हैं, सामंतवाद और मनुवाद कह दे रहे हैं। न मनुवाद का वहां रेफरेंस था, न सामंतवाद का रेफरेंस था। इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल वो अपने कमांड में नहीं है। उनको एक ऐसी चीज आई जिसकी प्रतिक्रिया देने के लिए उनको समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाहिए। अब अगर एक सामान्य पत्रकार के सवाल से झूठा गलत सही वो सब अलग बात है, लेकिन अगर उससे ही इतना परेशान हो गए तब तो राजनीतिक जो अपने प्रतिद्वंदी हैं उनसे कैसे लड़ेंगे अखिलेश यादव। और शायद यही वजह है कि वो कई बार ऐसी प्रतिक्रिया दे जाते हैं जो उनके पक्ष में जाने के बजाय उनके उल्टा काम करती है। नहीं, फिर वो नाम पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, फिर वो नाम बताता है 2 बार अपना, तो उनको रियलाइज होता है कि भाई ये व्यक्ति तो मुसलमान है। तो अच्छा, वो तो धर्म संकट हो गया, मुस्लिम हो। और फिर कहते हैं मुस्लिम होकर के ऐसी भाषा, जैसे कोई और होता तो चलता, मुसलमान होकर के तुम हमसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो, ये मतलब आपके वो कहना चाह रहे थे समीर जी। देखिए, अखिलेश यादव से जिस पत्रकार ने जो प्रश्न पूछा था ये सोशल मीडिया पे लगातार चलता रहा है। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि उनके ऊपर ये आरोप लगता रहा है। इसी तरह की एक घटना महाराष्ट्र में घटी जब अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सीमेंट घोटाले का उनको आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दिया। पूरी जिंदगी उनके ऊपर सीमेंट चोर का आरोप लगता रहा और पार्टी के लोग उन्हें सीमेंट चोर के नाम से जानने लगे थे। तो अखिलेश का ये आरोप लगा हुआ है तो अखिलेश को इसे बहुत संयम से सुनना चाहिए था और जवाब देना चाहिए था। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव जो विदेश में पड़ा हुआ है, एक इतने बड़े पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, भविष्य में फिर मुख्यमंत्री बनने की संभावना जो अपने आप में देख रहे हैं और मान रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उन्होंने एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में जो जिलाध्यक्ष तरह के जो नेता होते, स्थानीय छुड़बैये नेता, जो पत्रकारों जिस भाषा में बात करते उस भाषा में बात की है। और अखिलेश का आप देखो, अभी इसके पहले भी वो चुरकुट नेता बोल रहे थे, उसके पहले कांग्रेस को बोल रहे थे कि कांग्रेस को वोट मत देना, धोखा देने वाली पार्टी है। दूसरे दलों के बारे में जिस तरह का कर रहे थे, अपने परिवार में ही अपने पार्टी के नेता अमर सिंह के खिलाफ इन्होंने पहले जब झगड़ा हुआ था किस भाषा का इस्तेमाल किया। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव अब एक मैच्योर बन जाना चाहिए। इतने समय राजनीति में बिताने के बाद धैर्य और संयम का परिचय देना चाहिए। जीवन में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उसका कैसा जवाब देना है एक राष्ट्रीय नेता के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में, आपको ये सीखना चाहिए। सार्वजनिक रूप से हंसी का पात्र बनने से बेहतर है अखिलेश यादव ऐसे प्रश्नों को टाल सकते हैं। ये बात आपने कही, जरूरी नहीं है। आपको लग रहा है कि कोई सवाल शरारत भरा है, टाल देते हैं, आप टाल दीजिए, आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। बहरहाल कल ये छतरपुर में थे, छतरपुर में मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे और वहां पर इन्होंने ये भी कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर बयान इन्होंने दिया कि ये जातिगत जनगणना की जो बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है सब चुनाव के लिए है। आगे बढ़कर थोड़ा और तफसील में उन्होंने बात की, कहा ये कांग्रेस पार्टी वो है जिसने कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं की, आज करने लगी। मंडल आयोग की सिफारिशें किसने रोकी थी? कांग्रेस पार्टी ने। इससे पहले जातिगत जनगणना के आंकड़े किसने रोके थे? कांग्रेस पार्टी ने। वही कांग्रेस पार्टी आज बार बार जो है, राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना करता है, भरोसा मत करना। देखिए, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव जो हैं वो जाति की राजनीति नहीं करते, वो भी तो यादव राजनीति करते हैं। तो फिर अगर जाति की राजनीति की बात आएगी तो अखिलेश भी कहीं पीछे नहीं है। तो ऐसा कहना कि दूसरा खराब है हम ठीक हैं, तो ये कुछ अजीब सी बातें हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनको ये सूट करता है, क्योंकि जिस तरह से जो कांग्रेस है उन्होंने सीट बंटवारा उनके साथ नहीं किया,
मध्य प्रदेश में, और जिस तरह से लास्ट मोमेंट पे उनको जो है अकेला छोड़ दिया, तो उससे उनको जो आहत हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। और बार बार वो ये और बनता भी है कि कांग्रेस, अगर वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है तो कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो अखिलेश यादव के वोट बैंक से मिलता है, तो ऐसे में उनकी कोशिश है कि वो जितना भी जो है नुकसान कांग्रेस वोट बैंक को पहुंचा के अपनी तरफ मोड़ सके, वो कोशिश उनकी दिखाई देती है। अच्छा देखिए, अब चूंकि जाति की राजनीति की बात चली है, अब एक खबर मैं आपको तेलंगाना की से बताने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने हाल फिलहाल में वहां पर लग रहा है कि बहुत जोर लगाना शुरू किया है। पहले सभा में ऐलान करती है पार्टी की, हम अगर जीते तो ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, और कोई पार्टी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। इसके बाद अब वहां पर एक सभा होने वाली है परसों, कल या परसों, प्रधानमंत्री की, और वहां पर बड़ी उम्मीद कर रहे हैं लोग कि वहां पर दलितों का एक सब कैटेगराइजेशन किया जाए। अब वहां पर महादलित एक कैटेगरी क्रिएट की जाए, ऐसी मांग वो कर रहे हैं। इससे वहां पर मौजूद काफी लोगों को उम्मीदें हैं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच सकता है। और ये मदिगा एक वर्ग है, दलितों का एक वर्ग है। माना जा रहा है कि जो पूरी दलित पॉपुलेशन है तेलंगाना की, उसका 60% हिस्सा ये मदिगा लोगों का होता है। और अगर उनके लिए अलग कैटेगरी बना दी जाती है तो जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उस जाति के लोगों का, उसके लीडर्स का, वो अपना साथ बीजेपी को दे सकते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया था। क्या तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई आप खास पुश देख रहे हैं, और क्या ये इतना वक्त बाकी है कि उसका कोई नतीजा, परिणाम इनको देखने को मिल जाए बीजेपी को? नहीं देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि 2 राज्य, जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी डेस्परेट दिखती है। एक राज्य है छत्तीसगढ़ और एक राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ नहीं है। 2 विधायक वाली पार्टी थी, सांसद भले 4 थे। 2 विधायक वाली पार्टी है, और अगर हम ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नतीजों को छोड़ दें तो कोई बहुत कमाल भाजपा वहां नहीं कर पाई। लेकिन बीच में सेंटिमेंट उसके साथ बहुत था और लगा कि वो बहुत आगे जा रही है। अचानक क्या चीजें हुई, किस तरह से सिर्फ अध्यक्ष बदलना भर रही, बहुत से ऐसे घटनाक्रम हुए कि वो जो सेंटिमेंट था वो पलटकर कांग्रेस के साथ जाने लगा। अब छत्तीसगढ़ में तो चूंकि भाजपा का आधार है, सब कुछ है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि अब 55-45 की लड़ाई हो गई। लेकिन तेलंगाना में क्या ये अंतिम समय के दांव कि ओबीसी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, महादलित एक सब कैटेगराइजेशन कर देंगे, सीधे जिस तरह से हमला कर रहे हैं, क्या वो उतना लाभ देगा, इसमें मुझे अभी भी संदेह दिखता है। लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिसके हाथ से कहते हैं ना कि मुट्ठी से रेत फिसली चली जा रही थी, तो कितने विधायक बचेंगे, वो अब एआईएमआईएम के बराबर या उससे आगे जाती हुई दिख रही। भाजपा का शायद लक्ष्य भी यही है कि इस चुनाव में वो किसी भी तरह से, जो कांग्रेस के आसपास नहीं खड़ी है तो कांग्रेस के पीछे भी है, तो तीसरे नंबर की एक मजबूत पार्टी के तौर पर दिखे। एक अर्बन वोट बैंक, एक जिसको हम बार बार कहते हैं कि रेड्डी के बाहर की पॉलिटिक्स या जो ओबीसी के बाहर की पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स में दखल दे सके, भारतीय जनता पार्टी की वो कोशिश है। और ये कोशिश वो पहले से कर रही थी, बीच में छोड़ क्यों दिया था ये समझ में नहीं आता। किसी भी नए राज्य में अगर कोई पार्टी घुसने की कोशिश करती है, क्या चरण आप मानते हैं उसके होते हैं कि शीर्ष तक वो पहुंचे? पहले आप जाते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, लोगों के बीच में आप अपनी एक पहचान क्रिएट करते हैं, अच्छा भाई ये भी एक पार्टी है, एक ऑप्शन हो सकता है। धीरे धीरे अब तो हम बात कर रहे हैं, पहले बीजेपी बात करती थी सरकार बनेंगे हमारी, अभी भी कहते हैं, आखिर मानते कितने हैं उसको नहीं पता हमें। क्या भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना जैसे राज्य में, साउथ इंडिया में एक एक्सेप्टेंस मिली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने संगठन का विस्तार करती है, तो उसका एक पैटर्न है कि वो ब्लॉक स्तर तक अपने संगठन को बनाने की कोशिश करती है। और जब तक कि किसी पार्टी का ब्लॉक स्तर तक संगठन बन नहीं जाता, तो चुनाव जीतना या चुनाव में एक फोर्स बनना बड़ा मुश्किल होता है। तो पर जिस तरह से तेलंगाना का राजनीति मुझे दिखाई दे रही है कि लगातार बीजेपी के नेता उसको छोड़ छोड़ के जो है जा गए हैं। बीजेपी ये तय नहीं कर पाई कि किस आदमी को, किस चेहरे को आगे तेलंगाना में वो करना चाहती है। तो ये बहुत सारी उसकी दिक्कतें रही हैं। वहाँ पे कोई मजबूत चेहरा बीजेपी का दिखाई नहीं देता है। उन्होंने कोशिश की एक केंद्रीय मंत्री को वहाँ पर अध्यक्ष बना के, कोशिश उन्होंने ज़रूर की, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो बीजेपी स्थिति में वहाँ पर है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने भी कहा कि ग्रेटर हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में बीजेपी का फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो निशान दिखाई देता है और उनका थोड़ा जोर दिखाई देता है, लेकिन बाकी तेलंगाना में ऐसा कुछ दिखाई नहीं तो देता। तेलंगाना में भाजपा क्या बस दिखने के लिए लड़ रही है?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप से तेलंगाना के अंदर जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा पिछले समय से काम कर रही है। सुनील बंसल को जब तेलंगाना का संगठन प्रभारी बनाकर भेजा गया, उसके बाद सुनील बंसल लगातार जिला स्तर पर तैयारी करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी के पास वहां से जो मैसेज आया है कि यहाँ पर आप हिंदुत्व और दलित और महादलित जो पिछड़ी जाते हैं उनको एकजुट कर कर आप तेलंगाना में अपनी जमीन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि ये रेड्डी वहां जमींदार कम्युनिटी आती है। मुझे लग रहा है सुनील बंसल ने बहुत गहन अध्ययन किया तेलंगाना के राजनीतिक समीकरणों का, और उसके बाद यह तय हुआ कि जो वहां की पिछड़ी जातियां, महादलित जातियां, उन्हें जोड़ा जाए, और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना अभियान शुरू किया है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को पार्टी ने निकाल दिया था उसे फिर पार्टी में लाकर उसको टिकट दिया गया है, और वो उसी हैदराबाद से विधायक है जहां से AIM के ओवैसी सांसद है, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से वो विधायक है। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अब तेलंगाना में जमीनी स्तर पर हिंदुत्व के साथ साथ महादलित और दलित और पिछड़े लोगों की एक बड़ा ग्रुप बनाना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और मुझे लग रहा है ये राम मंदिर निर्माण का जो काम है, और राम मंदिर का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में करने जा रही है। वहां भारतीय जनता पार्टी ने 1 करोड़ घरों को टारगेट करने का लक्ष्य रखा है जहां पर राम की मूर्ति दी जाएगी। मुझे लग रहा है तेलंगाना का चुनाव सिर्फ विधानसभा के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा को लेकर भी टारगेट करके चल रही है, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वहां से 4 सीटें मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना ऐसा राज्य है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें एक बेहतर प्रदर्शन मिलेगा, और उसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहां इस तरह के प्रयोग करने जा रही है। अब तो सभाओं में प्रधानमंत्री बार बार ये बात कह रहे हैं कि तीसरी बार हमारी सरकार आने जा रही है। अभी राजस्थान में उन्होंने ये कहा कि इसमें अब मैं तीसरे टर्म में आऊंगा तो जो राज्य को, जो देश को जो प्रगति मिलेगी उसका लाभ राजस्थान को भी मिले, इसलिए बहुत जरूरी है कि राजस्थान में हमारी सरकार बनाई है। तो वो आप प्रचार में केवल ये नहीं कि इन 5 राज्यों की बात करते हैं, 24 को तो वो जीता डन डील मान के बोलते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि कम से कम ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है ना कि केंद्र की सरकार की वजह से ही ये पूरा परसेप्शन चेंज हो रहा है। जो बड़े फैसले हैं, बड़े निर्णय हैं, वो केंद्र की सरकार की वजह से। राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अगर देखें और विधायकों की संख्या में देखें तो कांग्रेस आपको इतनी भी कमजोर नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही हम लोकसभा की बात करते हैं, MP पार्लियामेंटेरियन की बात करते हैं, तो एकदम जिसको कहते हैं ना कि वो घुटनों पे खड़ी दिखने लगती है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को 2024 के लिहाज से कहां चीजें कैसी गड़बड़ हैं उसको ठीक करने का ये एक अवसर भी मिल रहा है। वो विधानसभा चुनाव के दौरान ये एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। और कई बार लोग ये भी कह रहे हैं, जो राजनीति में चर्चा इस वक्त बहुत जबरदस्त है, कि ये जो सांसदों को विधानसभा का टिकट लड़ाना, ये सिर्फ विधानसभा के लिहाज से नहीं है, ये संसदीय चुनावों के लिहाज से नए तरह की रणनीति बिठाना है। क्योंकि आप संभव नहीं है कि आप अच्छा खासा सांसद जीत रहा और उसको हटा के कहें कि हम दूसरे को ला देंगे, लेकिन अगर वो विधायक हो गया तो आपके पास गुंजाइश है कि नया प्रत्याशी हो सकता है, जोखिम लिया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। और उसमें वो बताते हैं कि भैया सरकार तो हमारी बननी तय है, किस राज्य की कितनी हिस्सेदारी होगी ये आपको तय करना है। वो बार बार कहते हैं, एक तरह से वो कहते हैं कि आप अपने राज्य से यहां हिस्सा बढ़ाइए, और केंद्र की सरकार जब 2024 की बनेगी तो राज्य का हिस्सा केंद्रीय योजनाओं में, केंद्रीय जो भी चीजें होंगी उसमें ज्यादा होगा।